ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उससे पहले हमें ये सीखना है कि सर्कम सेंटर होता क्या है। ठीक है जी, उससे पहले जो है वो हम क्या करेंगे जी, सर्कम सेंटर होता क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से समझना, बड़ी बढ़िया चीज है ये। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ए हमारे पास है जी x1 y1, और एक वर्टेक्स बी है हमारे पास है x2 y2, और एक वर्टेक्स सी हमारे पास है x3 y3। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। याद रखना, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी है। तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर भी है, और ये जो पॉइंट बनेगा वो डी, वो बी और सी का क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। क्या करेंगे, ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब जो डी बनेगा वो आपका बी और सी का मिड पॉइंट बनेगा। सेम तरीके से जब आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, एसी साइड पे, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं मान लेता हूं ई पॉइंट। ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भी परपेंडिकुलर भी है और इस ए और सी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, सेम तरीके से हम ई से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो आपका ए और बी के परपेंडिकुलर भी है, और ये बन गया मान लो एफ पॉइंट, इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, मतलब ये जो बनेगा, इसको बोलेंगे हम सर्कम सेंटर। देखो दोबारा से रिपीट करता हूं, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब मीडियन जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, लेकिन सर्कम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब जब एक लाइन ड्रॉ करोगे वो बी और सी के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, और ये जो लाइन है वो बी और सी को बाइसेक्ट भी करेगी। दो चीज है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है। तो अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूं तो सर्कम सेंटर हमारे पास, पहली चीज ध्यान से समझते चलना, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, point of intersection of perpendicular bisectors of sides. It is the point of intersection of perpendicular bisector of sides. सर हेलमंथ कब से स्टार्ट होगा? बेटे हेलमंथ वगैरह के बारे में आप लोगों को सारी चीजें जो है ना वो यूट्यूब पे बता दी जाएंगी, ठीक है ना? ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सर एक ही तो बात है सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, नहीं बेटे एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। मीडियन, मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है जरूरी नहीं है, ये परपेंडिकुलर है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्कम सेंटर के अंदर क्या होता है, सर्कम सेंटर में जो आप मीडियन तो मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा बी और सी का, लेकिन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर भी होगा बी और सी के और मिड पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा। दोनों अलग अलग चीज है। एक मिड पॉइंट पे जाके मिलना तो जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जाके जो कि लाइन मिलेगी वो परपेंडिकुलर भी होगी, लेकिन अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं उसको हम। तो दोनों अलग अलग चीज है, मीडियन अलग चीज होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज होती है। मीडियन सिर्फ मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया तो वो मिड पॉइंट पे भी मिलेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। तो एक चीज तो ये होगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का, वो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है जी, अबे साइड लिखा है वे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी ध्यान से समझना। दूसरा एक तो पॉइंट ये हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है, किसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं इसमें बता देता हूं। दूसरा सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, आप ये देखो, ये जो सर्कल है वो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो एक ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, उस सर्कल का जो सेंटर बनता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। एक ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे। तो अगर कोई सर्कल है जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, ए से, बी से और सी से, तीनों से पास कर रहा है, तो इस सर्कल का जो सेंटर बन के आएगा उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। देखो दूसरी चीज इसमें, ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, देखो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये निकालना कैसे है, फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है ना, याद रखना, आपको
फाइंड आउट कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना, ये जो स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आ सकती है। ये जो है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आ सकती है, इसलिए वो चीज ध्यान रखना। यहां पे जो ये थ्योरी मैं लिखवा रहा हूं ये स्टेटमेंट वाली है, लेकिन एग्जाम में अगर सरकम सेंटर फाइंड आउट करना आया तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, क्या ए सर्कल विच passes through the, a circle which passes through the vertices of triangle ABC, then the center of circle is called circumcenter। तो अगर कोई सर्कल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे, उस सर्कल का जो सेंटर बनता है उसको आप सर्कम सेंटर भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है जी, ठीक है, ये चीज हो गई, डन है। अब एक बात बताओ, ये है आपका, ये जो है वो आपका सेंटर है, इसको मैं O मान लेता हूं। क्या O और A इस सर्कल की रेडियस बनेगी, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या OA इस सर्कल की रेडियस बनेगी? अगर सेंटर आपका O है तो क्या OA इस सर्कल की रेडियस बनेगी, हाँ या ना? क्या OB, O और B इस सर्कल की रेडियस बनेगी? क्या OC इस सर्कल की रेडियस बनेगी, हाँ या ना? क्या वो रेडियस बनेगी? हाँ। तो अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम, लेट कर लेते हैं O x, y बी द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, x, y सर्कल का सेंटर है, तो आप वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है तो उसको आप सर्कम सेंटर भी बोल सकते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देन याद रखना कि O और A, O और B, O और C तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि OA, OB, OC ये रेडियस है, और रेडियस है तो ऑब्वियस ही बात है बराबर ही आएगी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, सही बात है ना? अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब हम सर्कम सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, इस पॉइंट का यूज करेंगे जब हमें सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना होगा। लेकिन याद रखना, जो पॉइंट नंबर 1 है एंड जो पॉइंट नंबर 2 है, ये आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन स्टेटमेंट में आती है, ये ध्यान रखना, डेफिनेशन स्टेटमेंट में आती है, ये ध्यान रखना। एक होता है बाइसेक्टर और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब मीडियंस, मीडियंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सेंट्रोइड बनता है, और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सर्कम सेंटर बनता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, ये सर्कल के हिसाब से है, ये ट्राइंगल के हिसाब से है। अगर एग्जाम में ये दोनों की दोनों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आ सकती है अलग अलग तरीके से, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। एंड जो रेडियस होगी ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, उसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या हुआ, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का वर्टेक्स A से, सर्कम सेंटर का वर्टेक्स B से, और सर्कम सेंटर का वर्टेक्स C से। सर्कम सेंटर का A, B और C तीनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। सर्कम सेंटर का वर्टेक्स A से, वर्टेक्स B से और वर्टेक्स C से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, जरा एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है? हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स है हमारे पास 2,1, 5,2 एंड 3,4। देन हमें बताना है इट्स सर्कम सेंटर इज, देन हमें बताना है उसका सर्कम सेंटर कितना होगा, ठीक है? देन हमें बताना है उसका सर्कम सेंटर कितना होगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के, बस आप वो दोनों तरीके दिमाग में बिठा लेना, ओके? देखो, ए वर्टेक्स हमें क्या दे रखा है प्यारे, वो दे रखा है 2,1, बी क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 5,2, सी क्या दे रखा है हमें, सी दे रखा है 3,4। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर्कम सेंटर, जो मैं मान लेता हूं OX, Y, ठीक है? OX, Y। एक तरीका है आपका, एक तरीका है आपका वो है हिट एंड ट्रायल, एक तरीका है आपका वो है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कैसे, जैसे कि मैंने कहा, इस सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस है वो A से, B से
और सी से, तीनों से बराबर रहता है। मतलब जितना ओ और ए के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही ओ और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ और सी के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाएं, मतलब तरीका बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर ऐसा आप कर सकते हैं कि जिस पॉइंट का, जैसे मान लो ए ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन उठा के यहां पुट कर दिया, ठीक है, और आपने देखा ए ऑप्शन उठा के यहां पुट कर दिया और आपने देखा कि उसका ए से, बी से और सी से, तीनों पॉइंट से आपने डिस्टेंस निकाल लिया, और अगर तीनों से उसका डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो ऑप्शन कंसीडर किया है वो एकदम सही कंसीडर किया, वही आपका क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर बन जाएगा। आई बात समझ में? वही आपका क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर तीनों बराबर है तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो पहले आप अगर कंसेप्ट से चलना चाहते हैं तो ओ और ए निकाल लीजिए, तो वो आपको पता है क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में वो आएगा जी y माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बनेगी। अच्छा, ओ बी का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ओ सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा जी, ये आएगा। ठीक है, अगर सर स्केल एंड ट्राइंगल बन गया तो, अरे तो उससे आपको क्या मतलब है, कैसा मर्जी ट्राइंगल बने, हमसे ये थोड़ी ना पूछा कि ट्राइंगल कैसा है, कैसी बात कर रहे हो यार, इसमें ट्राइंगल का क्या लेना देना। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि ये बता स्केल एंड ट्राइंगल है, डायग्राम बना के बता कैसा बनेगा, डायग्राम पूछेगा, ये तो समझाने के लिए बताया यार कि होता क्या है सरकम सेंटर। आपसे पूछेगा सरकम सेंटर फाइंड करो, तो आपसे डायग्राम पूछने वाला है उसने, आपको ये पता होना चाहिए ना कि सरकम सेंटर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, डायग्राम कैसा मर्जी बने यार, कमाल करते हो। पहले मैंने ओ ए निकाला जी, फिर ओ बी निकाला जी, फिर ओ सी निकाला जी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे जी, मुझे पता है ये तीनों बराबर है, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर रख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर रखते हैं। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूं कि एग्जाम में एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि सरकम सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होता है, आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। और एक तरीका है कि पूरा कंसेप्ट अगर आपको सोल्व करना है तो आप ओ मतलब x को वाई मानो, पहले ओ ए निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ओ बी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ओ से निकालो। तीनों को बराबर रखने से बढ़िया पहले दो को बराबर रख लो, फिर दो को बराबर रख लो, पहले इन दोनों को बराबर रखते हैं, इन दोनों को बराबर, इसका होल स्क्वायर ओपन करके रखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 4y मतलब माइनस का 4y, जो कैंसिल है उनको कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ये आया माइनस का 4x प्लस का 1 माइनस का 2y, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का 25, ये प्लस का 10x हो जाएगा, ये प्लस का 4y हो जाएगा इक्वल में 0, ये 10x माइनस 6 ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 3x प्लस में y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई, x और y में एक इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से अब आप सेकंड एंड थर्ड को बराबर रख लो, सेकंड एंड थर्ड को आपकी अपनी चॉइस है, फर्स्ट एंड थर्ड को भी रख सकते हो, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, पेयर आप किसी कोई भी दो पेयर बना लो, अपनी चॉइस है आपकी। तो मैं सेकंड एंड थर्ड को बराबर रख लेता हूं, तो सेकंड है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यह है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल में, थर्ड है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और उठा के सबको इस साइड ले आओ, तो यह है 25 माइनस का 10x प्लस का 4 माइनस का 4y माइनस का 9 प्लस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y इज इक्वल टू में 0, ये 16 और 9 25 माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 4y और कोई बचा हमारे पास प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा माइनस का x प्लस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। तो पहली इक्वेशन थी मेरे पास 3x प्लस में y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन थी माइनस का x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये आया 4x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये माइनस का 13/4 और प्लस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 9/4, तो ये आ गया सरकम सेंटर हमारा, ये आ गया सरकम सेंटर हमारा। देखो वो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सोल्व करवाना था, मैंने आपको पूरा सोल्व करवाया है। आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके, एग्जाम में हिट एंड ट्रायल एंड एग्जाम में कंसेप्ट, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल कंसेप्ट दोनों आपकी अपनी चॉइस है बच्चे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप हिट एंड ट्रायल ना लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कंसेप्ट से चलता हूं तो मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल से कितना कुछ करना पड़ेगा, बस आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अब सीखते हैं हम इन सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, मैं पहली चीज बोल रहा हूं डायग्राम पे मत जाना, जो मैं यहां लिखूंगा वो ध्यान रखना आप, जो डायग्राम पे मत जाना, याद रखना। ठीक है, जो मैं लिखूंगा वो ध्यान रखना आप। ये हमारे पास ए
और बी और सी, ये वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा हमारे पास x2 y2, तीसरा है हमारे पास x3 y3। सबसे पहले सर्कम सेंटर में मैंने जो डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में मुझे ये बताओ कि जो ट्राइंगल है वो सर्कल के अंदर था या सर्कल ट्राइंगल के अंदर था, ये बताओ। शाबाश शाबाश, ये बताओ। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो अभी सर्कम सेंटर में हमने डायग्राम बनाया, तो जो हमने सर्कल बनाया था वो ट्राइंगल के अंदर बनाया था या फिर ट्राइंगल को सर्कल के अंदर बनाया था? बताओ बेटे। पार्थ शर्मा रुक जाओ बेटे, पढ़ लो बेटे, ये कुछ नहीं काम आएगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ काम नहीं आएगी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, ये देखो जी डायग्राम, कि सर्कल था सर बाहर और सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें इन सेंटर की, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर हमारे पास हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। याद रखना ये यहां पे परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, लेकिन ये है आपका इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कि जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट कर रही है। ये यहां परपेंडिकुलर है या नहीं है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो लाइन बनेगी वो इस एंगल को ए को बाइसेक्ट करेगी। वैसे ही एक और लाइन ड्रॉ की मैंने, वो भी आपकी इस एंगल बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम। सेम तरीके से एक लाइन जो इस एंगल सी को भी क्या करे, बाइसेक्ट करे, एंगल सी को भी क्या करे, बाइसेक्ट करे, ये एंगल भी क्या रहेगा, सेम। तो जो इंटरनल एंगल ऑफ बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक ऐसी लाइन आपने ए से ड्रॉ की जो ए को दो हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, वैसे ही एंगल बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, वैसे ही एंगल सी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, उसको बोलते हैं इन सेंटर। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। इसमें पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इन सेंटर में ट्राइंगल सर्कल के इनसाइड था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। इन सेंटर हमारे पास क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ इट्स इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना यहां पे ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बस आपको ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा जाता है, इसके अलावा इसका क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई यूज नहीं है। समझ रहे हो, इसका क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई यूज नहीं है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, तो आपने देखा यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेंट्रोइड होता है, वो लिख देगा सर्कम सेंटर, होता सेंट्रोइड है, इसलिए वो सही है या गलत है, इसलिए मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूं। क्योंकि आप देखो सेंट्रोइड में भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा था, लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका था, मीडियंस का था। और सर्कम सेंटर में भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा था, किसका था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का था। और इन सेंटर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका होता है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल का होता है। मतलब ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने ए से, वर्टेक्स ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। मान लो ये एंगल मेरा 30 डिग्री का था, तो अब वो ये 15 रह गया, इस तरीके से, एक 15 दूसरा भी 15 रह गया, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना मेरे दोस्त, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में काम आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज इसमें क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज इसे मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगा मैं। दूसरा इन सेंटर क्या होता है बेटे, ए बी और सी, ये हमारे पास ए वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया और ये सी वर्टेक्स हो गया। अब जो सर्कल बनेगा वो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा, जो सर्कल बनेगा वो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा और वो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, ठीक है। एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, एक ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, अब अंदर होगा, तीनों साइड्स को टच करेगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर बनता है उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। दूसरी चीज क्या आई, दूसरी चीज हमारे पास आई, इस सर्कल विच टच द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक सर्कल जो आपका इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, तीनों साइड्स को टच कराना है तो वो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर बनाना पड़ेगा, है ना। अब इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा, देन the center of circle, then the center of circle is called in center। तो उस केस में
उस सर्कल का जो सेंटर है उसको बोलते हैं इन सेंटर। बात समझ में आई? जब कोई सर्कल ए बी सी तीनों से पास करे उसका सेंटर बनता है सर्कम सेंटर, और जब कोई सर्कल ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड को टच करे तो उस केस में उसका जो सेंटर बनता है वो बनता है इन सेंटर। हां, इसमें सर्कल साइड्स को टच करता है और सर्कम सेंटर में सर्कल ए बी सी से पास करता है। छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इसलिए मैंने बोला कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे डिफरेंस हैं, छोटे छोटे डिफरेंस है, याद रखना। अब एग्जाम में अगर ये दोनों पॉइंट आए तो वो आएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है, आपको ये इन सेंटर के बारे में अगर पूछी गई बातें हैं तो ये स्टेटमेंट होती है और दूसरी स्टेटमेंट ये होती है। अब बात है तीसरी चीज, वो क्या है जी? इन सेंटर फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तीसरी चीज है इन सेंटर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, उसको समझिए। ठीक है, इन सेंटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो लेट कर लेते हैं, मैं मान लेता हूं पी एक्स कोमा वाई बी द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने मान लिया कि जो P है मेरा वो आपका इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, और इन सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होगा आपका ax1 प्लस में b x2 प्लस में c x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, और जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा a y1 b y2 और c y3 डिवाइड बाय a प्लस में b प्लस में c। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है इन सेंटर का। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल इसमें नहीं लगता, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन सेंटर निकालने के लिए। ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला। अच्छा, x1 x2 x3 तो ये वेल चीज हो गई, y1 y2 y3 ये कोऑर्डिनेट हो गई। अब बात करते हैं सर ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है। तो a वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है वो है BC, इस साइड की जो लेंथ होगी वो स्मॉल a की वैल्यू होगी। बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी होगी। सी के अपोजिट स्मॉल सी होगा, याद रखना। आप अपनी मर्जी से ए बी सी कंसीडर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली जो साइड है वो स्मॉल ए की वैल्यू होगी, मतलब बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए की वैल्यू है। बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी है और सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी है, याद रखना। x1 x2 x3 ये बैठा हुआ है हमारा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हमें निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, और ए बी सी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो स्मॉल ए है वो बी सी की लेंथ है, स्मॉल बी जो ए सी की लेंथ है, और जो सी है वो आपका ए बी साइड की लेंथ है। ट्राइंगल की लेंथ, साइड्स की लेंथ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लो। मैं हमेशा कल से एक बात बोल रहा हूं, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो एक रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। 0,0, बी मेरे पास 5,12, सी मेरे पास 16,12। ठीक है, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ऐसे लिख लेना, सबसे आसान चीज होती है। लिख लिया। अब आप पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस √ x2 - x1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, y2 - y1 0, तो ये आया 11। ये आगे स्मॉल ए की वैल्यू 11। ठीक है, फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये आएगा, निकालना कितना आएगा जी, 16 का स्क्वायर 256 144 20 20 आएगा जी। ठीक है, फिर आप ए और इसके बीच में निकालोगे 13 आ जाएगा जी। ठीक है जी, 13 आ गया। ये आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, याद रखना। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। अब आप क्या निकाल रहे हैं बेटे, इन सेंटर। मैंने बोला था इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, बस फॉर्मूला यूज करना है आपने। तो एक्स इज इक्वल टू होता है ए इंटू में x1, बी कितना है 20 इंटू में x2, और सी कितना है 13 इंटू में x3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। इसको सोल्व कर लो, ये तो 0 ही हो गया। ये कितना आएगा जी 100, और ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना 78 208, और ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 24 और 20 44। ये आएगा 308 डिवाइड बाय कितना 44। तो ये 9 पे गया, नहीं 7 पे गया, 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू ये आएगा a इंटू में y1, b इंटू में y2, c इंटू में y3
डिवाइड बाय वही सेम a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 240, ये हो जाएगा हमारा 6 और 156 डिवाइड बाय 44, ये आया 6 और 9 और 6, ये क्या हमारा 9 पे, तो 7,9 बी ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया 7,9। सही है ना। देखो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इन सेंटर निकालना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इन सेंटर निकालना मुश्किल है, सीधा हिसाब है। ठीक है जी, सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, आप लोग सेल्फ उसको करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। ठीक है, कर लो ये, पक्की बात। लो फिर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 1,√3, 0,0 and 2,0। शाबाश। सर ये सब डायरेक्ट ही पूछते हैं क्या? हाँ बेटे डायरेक्ट ही पूछते हैं, और क्या नाच गा के थोड़ी पूछेंगे। चलो अब बताओ रे मैं नाच रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे बेटे, इसमें कोई रेडियस वगैरह नहीं होती। ये सब चीजें तो डायरेक्ट ही पूछी जाएगी, जब घुमाने वाली चीज है वो भी बताया जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें सिखा के भेजूंगा एकदम। एग्जाम में एक एक चीज सीखेंगे हम। पहले आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना आना चाहिए, जब आपको ऐसे वर्टेक्स की मन है सारी चीजें सिखा के भेजूंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट सिखा के भेजूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। शाबाश। पहला काम है एक रफ डायग्राम बनाना, तो ये है हमारे पास 1,√3, सेकेंड है 0,0 और थर्ड है 2,0। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ऐसे लिख लेना ताकि गलती ना हो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे वो आएगा 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे 1 प्लस वो भी 2 और ये भी 2 आएगा, तीनों बराबर 2 2 2 आया जी। 1,1/√3, 1,1/√3, 1,1/√3, 1,1/√3, क्या बात है जी। x इज इक्वल टू होगा हमारे पास a इंटू में x1, b इंटू में x2 और c इंटू में x3 और डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आएगा 2 प्लस में 4 डिवाइड बाई 6, तो ये आया 6 डिवाइड बाई 6 मतलब 1 आया। ठीक है, y इज इक्वल टू a इंटू में y1, b इंटू में y2, c इंटू में y3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, तो आया 2√6 डिवाइड सॉरी 2√3 डिवाइड बाई 6 मतलब √3 डिवाइड बाई 3, जिसको आप लिख सकते हो 1/√3। तो आपका जो इन सेंटर है वो बन गया 1,1/√3, बहुत बढ़िया। आपका इन सेंटर बन गया 1,1/√3, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब इन सेंटर निकालना क्लियर है। एक है x इज इक्वल टू 0, मैं बता देता हूं तरीका कैसे करना है। एक है y इज इक्वल टू 0 और एक है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12, इसको इधर ले आओ, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। रफ डायग्राम बनाना है, मैं बता देता हूं कैसे नहीं बनाना है। रफ बना रहा हूं याद रखना, रफ बना रहा हूं याद रखना, रफ बना रहा हूं मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे काम रफ हैं, मैं ऐसे ना सोचना कि सर इसका डायग्राम ऐसे, मैंने कहा कि मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। जब आपको साइड्स दी हो, साइड अब वर्टेक्स गिवन नहीं है आपको, साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो तीनों लिख लो आप 1 बाय 1 करके। एक x इज इक्वल टू 0, दूसरी आप लिख लो y इज इक्वल टू 0 और तीसरी आप लिख लो 3x प्लस में 4y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तरीका बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, ठीक है ना, ये लिख लिया मैंने, तीनों लिख ली, अपनी मर्जी से लिख ली, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी लिखी थी, पहली दूसरी तीसरी मैंने सीक्वेंस में लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा वो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों लाइन को आपस में सोल्व करके। तो इसमें x की वैल्यू 0 यहां पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो यहां आएगा x 0 और y कितना 3, तो ये पॉइंट आ गया देखो। ठीक है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा, तो इधर x 0 y 0, तो x भी 0 y के 0, ये पॉइंट बन गया देखो। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा, तो y कितना है 0 है, y तो 0 है, तो इसमें y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये देखो पॉइंट आ गया। ए वर्टेक्स पता है, बी वर्टेक्स पता है, सी वर्टेक्स पता है, तीनों वर्टेक्स पता है। अब मुझे बताओ क्या आप इन सेंटर बता सकते हो? शाबाश, तीनों पता है, इन सेंटर क्या आएगा? शाबाश प्यारे, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी सी डी की लेंथ और आंसर आ जाएगा। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये आया 4, ये आया 3, सॉरी
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो आएगा 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो आएगा 5। ये आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा a इंटू x1, b कितना है 5 इंटू x2, c कितना है 3 इंटू x3 4, डिवाइड बाय a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में c, तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आया 1 आ गया। और y इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू में y1, और b कितना है हमारे पास 5 इंटू 0, और c कितना है 3 इंटू 0, डिवाइड बाय वही सेम 3 प्लस 5 प्लस 4, ये आया 12 डिवाइड बाय 12, ये कितना आया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y भी 1 और x भी 1, आंसर आया 1,1, आंसर आया 1,1। तो अगर आपको साइड्स गिवन है तो पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो a आ जाएगा, इन दोनों आपस में सोल्व करोगे b आ जाएगा, इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे c आ जाएगा। तो आपके पास इन वर्टिसेस आ जाएंगे, वर्टिसेस आ गए तो आप सब कुछ बता सकते हो, सेंट्रोइड भी बता सकते हो, सर्कम सेंटर भी बता सकते हो, क्योंकि मुझे वर्टेक्स पता है ना, और आप इन सेंटर भी बता सकते हो। अरे भाई साइड्स गिवन हो, कैसी बात कर रहे हो। साइड्स अगर गिवन है, मान लो एक ये लाइन गिवन है x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, और एक इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा ना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। ये तो सिंपल सी चीज़ है यार, इतना तो बेसिक पता ही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। वैसे ही एक लाइन थी x इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये थी, तो मैंने इसमें x को 0 पुट कर दिया, पॉइंट आ गया, x 0 y 0 ये आ गया, y को 0 यहाँ पुट किया, x आ गया, सिंपल, ठीक है। उम्मीद करता हूं इन सेंटर आप सभी का क्लियर है। अब बारी है एक्स सेंटर की, ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। एक्स सेंटर वैसे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनाता, पहली चीज तो ये, ठीक है। एक्स सेंटर में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनता है, पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक्स सेंटर में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनता है। अच्छा, एक्स सेंटर होता क्या है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले एक सिंपल डायग्राम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। x1 y1, b वर्टेक्स है हमारे पास, b है हमारे पास x2 y2, और c है हमारे पास x3 y3, ठीक है जी। ओके, डन है मामला यहाँ तक। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया जी। देखो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इस वाली साइड को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, लो जी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आगे एक्सटेंड करता हूँ। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको डायग्राम का, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे डायग्राम नहीं पूछने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ डायग्राम का, ठीक है ना, समझाने के लिए कि एक्स सेंटर का मतलब क्या है एक्चुअल में। ये मैंने साइड्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये वाली साइड्स को एक्सटेंड कर दिया, ये वाली साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये वाली साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी, एक्सटेंड कर दिया मैंने, डन है। मैंने कहा कि एक सर्कल है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करना चाहिए। एक सर्कल, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कल बनाओ जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करे, लेकिन वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। आप एक सर्कल बनाओ जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करे, लेकिन वो सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सर बाहर होगा तो फिर एक सर्कल ऐसा ही बनेगा सर, हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो इस साइड को टच कर रहा है, लेकिन इसने कहा कि तीनों साइड को टच करना चाहिए, लेकिन एक सर्कल बनेगा एक टाइम पे एक साइड को टच करेगा इस तरीके से, लेकिन ये तो एक टाइम पे एक ही साइड को टच करेगा, दूसरी साइड को तो टच ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए मुझे एक दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, सही बात है ना। उसके लिए मुझे एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साइड टच करानी है, तो मैंने एक सर्कल और बना दिया। ये देखो ये इस साइड को टच कर रहा है, और अब ये बच गई, तो उसके लिए मुझे एक तीसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक तीसरा सर्कल बनाना पड़ेगा। ये लो जी, हमने एक तीसरा सर्कल बना दिया जी। वो एक्सटेंडेड साइड्स को भी टच करता है, डायग्राम पे थोड़ा मत जाना, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने एक रफ आइडिया दिया है। ये तीसरी साइड को भी टच कर रहा है जी। अब अगर मुझे जो है वो सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, लेकिन वो ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो फिर ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा तो वो बाहर बनेगा। अब बाहर बनेगा तो एक टाइम पे एक ही सर्कल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितने सर्कल बन गए, 3 सर्कल बन गए। 3 सर्कल बने तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर बनेगा, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर बनेगा, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कितने सेंटर बन गए, 3 सेंटर बन गए। इसीलिए तो एक ट्राइंगल के 3 एक्स सेंटर होते हैं। सेंट्रोइड कितने होते हैं, एक सेंट्रोइड होता है। सर्कम सेंटर कितने होते हैं, एक सर्कम सेंटर होता है। इन सेंटर कितने होते हैं, एक इन सेंटर होता है। लेकिन एक्स सेंटर कितने होते हैं, 3 एक्स सेंटर होते हैं एक ट्राइंगल के। 3 इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे 3 सर्कल बनते हैं। तो जो ए के अपोजिट बनता है, देखो ए वर्टेक्स ये रहा, ए के अपोजिट जो सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है उसको I1 लिखा जाता है। बी के अपोजिट जो बनेगा, बी के अपोजिट जो बनेगा उसका सेंटर I2 लिखा जाता है।
सी के अपोजिट जो बनेगा उसका सेंटर I3 लिखा जाता है। एग्जाम में आपसे तीनों नहीं पूछे जाते, एग्जाम में आपसे कोई एक पूछा जाएगा, वो कोई भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे I1 पूछ ले, हो सकता है I2 पूछ ले, हो सकता है I3 पूछ ले। तो यहां पे हमारे पास कितने एक्स सेंटर होते हैं बेटे? 3 एक्स सेंटर होते हैं। एक होता है ए के अपोजिट, एक होता है बी के अपोजिट, एक होता है सी के अपोजिट। अगर आपसे पूछा है एक्स सेंटर I1, तो मैं यहां लिख देता हूं I1 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? I1 के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का ax1 bx2 cx3 डिवाइड बाय माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस का ay1 प्लस में by2 और प्लस में cy3 डिवाइड बाय माइनस का a प्लस में b प्लस में c। ये I1 होता है, और I1 क्या होता है आपका? एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अच्छा, आपसे बोला जाएगा, याद रखना, कि ए के अपोजिट एक्स सेंटर बताओ। याद रखना, आपसे एग्जाम में बोला जाएगा फाइंड द एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए के अपोजिट अगर एक्स सेंटर निकालना है तो आप ये चीज फाइंड आउट करेंगे। ये इन सेंटर के जैसा ही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो माइनस का ए लिखा जाता है, बस उसमें प्लस का ए लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है? माइनस ऑफ ए लिखा जाता है। और अगर आपसे I2 पूछा है तो I2 बनता है ax1 माइनस में b x2 और प्लस में c x3 डिवाइड बाय a माइनस का b प्लस c, a y1 माइनस का b y2 प्लस में c y3 डिवाइड बाय a माइनस में b प्लस c। ये हमारा एक्स सेंटर बनता है, ये हमारा एक्स सेंटर बनता है अपोजिट टू वर्टेक्स b, अपोजिट टू वर्टेक्स b, b के अपोजिट एक्स सेंटर बनता है। ठीक है जी। तीसरा है जी I3, ये है ax1 bx2 माइनस में cx3 डिवाइड बाय a प्लस में b माइनस में c, ay1 प्लस में by2 माइनस में cy3 डिवाइड बाय a प्लस में b माइनस c। तो ये हमारा एक्स सेंटर बनता है अपोजिट टू वर्टेक्स सी के। सर एग्जाम में क्या एक्स सेंटर का अभी तक क्वेश्चन आया है? बेटे आया है या नहीं आया, इस बात का फैसला इस बार आएगा कि नहीं आएगा, इससे तो नहीं कर सकते हम कि पहले आया है या नहीं आया है। अगर जो चीज़ पहले आई है वही सेम चीज़ वापस एग्जाम में आने लग गई तो फिर तो सबके पेपर क्लियर हैं। फेल क्यों हो जाते हैं फिर बच्चे, बताओ मुझे, फिर फेल क्यों हो जाते हैं? जब आपको पहले से ही, अगर ये पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और अगर हम वही चीज़ें पढ़ लें तो फिर दोबारा से फेल क्यों हो जाते हैं? बताओ क्या रीज़न रहेगा? बस यही रीज़न रहता है, हम उन चीज़ों पे कभी फोकस नहीं कर पाते जो एग्जाम के अलावा भी है। जैसे मान लिया कि एक्स सेंटर का क्वेश्चन आज तक एक बार भी नहीं आया, तो अब PYQ जो करोगे तो एक्स सेंटर का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा। अब एक्स सेंटर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, सर उसकी साइड माइनस ही होगी। नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं होगी, साइड की लेंथ तो हमेशा प्लस ही होती है बेटे, साइड लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। तो जैसे देखो इस एग्जाम्पल में ए की वैल्यू कितनी आई? 4 ना, तो अगर एक्स सेंटर यूज करेंगे तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ मुझे एक्स सेंटर में ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए की वैल्यू 4 है तो ये -4 हो जाएगा फॉर्मूले में। हाँ, मैं तो कंप्लीट ही कराऊंगा ना। नेक्स्ट ये है ऑर्थो सेंटर। मेरे प्यारे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, याद रखना ध्यान से ही समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। y2 और c है x3 y3। अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में भी बताया हुआ है, इसको करवाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर आपने वो चीज मुझे जवाब दे दी तो समझो मामला प्रकाश है, ऑर्थो सेंटर निकालना आसान है। जो मैं आपसे पूछूं मुझे उस बात का अगर आपने जवाब दे दिया तो मान लो ऑर्थो सेंटर निकालना आपके बस की बात है, और मामला सिंपल ओम प्रकाश है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, जो बी सी लाइन बनेगी इस लाइन का मुझे आप स्लोप बता सकते हो? बी और सी दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी है उस लाइन का मुझे आप स्लोप बता सकते हो? शाबाश। एक्स सेंटर का एग्जांपल नहीं करेंगे हम, छोड़ो, फॉर्मूला याद रखो बस। बताओ कितना आएगा स्लोप, कितना आएगा स्लोप, कितना आएगा स्लोप? कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 2 डिवाइड बाय -2, तो कितना आया? -1 आया। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, -1 आया। अच्छा एक बात बताओ, इसके जो लाइन, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये रही, जैसे मैंने बोला परपेंडिकुलर है। अच्छा बी और सी के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर है ये, मान लो ये पॉइंट है डी,
मैंने कहा AD जो है वो B और C के परपेंडिकुलर है, तो B और BC लाइन का स्लोप कितना है, -1 है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा मुझे ये बता दो। शाबाश। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा मुझे ये बता दो। BC लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया, वो -1 आ गया। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, +1। बहुत बढ़िया, इसका उल्टा और नेगेटिव, +1। ठीक है, अब मैं जो पूछूं मुझे बताना। ये एक AD लाइन बन गई, ये एक AD लाइन है जिसका स्लोप आपको पता है, स्लोप जिसका पासिंग पॉइंट आपको पता है। मुझे बताओ, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल सकते हो। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल सकते हो, हाँ या ना? इक्वेशन निकाल सकते हो, बताया था ना, AOD में भी बताया था मैंने। इक्वेशन क्या होती है जी, y - y1 स्लोप x - x1, y - 2 इज इक्वल टू x - 1, तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। सही लिखी है मैंने इक्वेशन, सही लिखी है मैंने इक्वेशन, क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है, बताओ शाबाश। बहुत बढ़िया, y - y1 m × x - x1, हाँ जी सर निकाल सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 1 पॉइंट फॉर्म, x - y इज इक्वल टू 1, x - y + 1 आएगा इक्वल टू 0। शाबाश, क्या बात है जी, इतना बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो। चलो एक काम और बता दो मुझे। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अगर उसका जवाब आपने दे दिया समझो पेपर क्लियर है आपका, उसका जवाब आपने दे दिया तो समझो पेपर क्लियर है। मान लो मैंने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, मैंने A और C पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लो मैंने ये E मान लिया, मैंने याद रखना मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मुझे इसका स्लोप बता सकते हो? अच्छा, A और C का स्लोप कितना आएगा, A और C का स्लोप कितना आएगा, उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, उसका स्लोप कितना आएगा। शाबाश। AC का स्लोप निकालो कितना आएगा, 5/3, तो फिर BE का स्लोप कितना आएगा, -3/5, -3/5। y2 - y1 अरे रुको गलत कर दिया मैंने ही, -1/5, -1/5, y2 - y1 5, x2 - x1 1, तो 5 आएगा, इसका स्लोप -1/5, -1/5 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, B पासिंग पॉइंट है और स्लोप पता है, क्या मुझे BE की इक्वेशन बता सकते हो, BE की इक्वेशन बता सकते हो, शाबाश बताओ, निकाल सकते हो BE की इक्वेशन, BE की इक्वेशन निकाल सकते हो। हाँ जी सर, पासिंग पॉइंट है 4,5 और स्लोप है -1/5, स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन सेम तरीके से निकाल लेंगे, सेम तरीके से इक्वेशन निकाल लेंगे। अच्छा, सेम तरीके से इक्वेशन निकाल लेंगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये और ये दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे ना, उसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपको डेफिनेशन सिखाता हूँ क्या है, अब मैं आपको डेफिनेशन सिखाता हूँ क्या है, सही है ना। अरे भैया तुम्हें सब पता है, डाटा आप सारा निकालना जानते हो, तुम्हें सब कुछ आता है। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आएंगे ऑर्थो सेंटर। जब मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, याद रखना मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है D पॉइंट पे, इसको D मान लिया, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, अपोजिट साइड पे, BC से, BC पे। सेम तरीके से मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अपोजिट साइड पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, मान लिया मैंने E। सेम तरीके से मैंने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लो F। तो मैंने A B C तीनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, अपोजिट साइड के ऊपर। तो इस परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमारे पास, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स perpendiculars drawn from the vertices of triangle on its opposite side, on its opposite side। तरीका मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं आपको आसान से, जितना कम रफ वर्क यूज करना पड़ेगा हम कम से कम रफ वर्क यूज करेंगे, ठीक है ना। बस आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कम से कम रफ वर्क यूज करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है परपेंडिकुलर्स का उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। अब वो ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करना है उस पर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपसे कम से कम वर्क करवाने वाला हूं, याद रखना। जितना जैसे मैं आपको बोलता जाऊं आप वैसे वैसे डाटा लिखते हुए चलना,
ओके, एक एग्जांपल मैं आपसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं और उसके बाद अगला एग्जांपल आप लोग जो है वो खुद से करना। धन्यवाद। तो एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं पहले तो, एक मिनट का वक्त दें मुझे आप। उसका ए वर्टेक्स है हमारे पास, एक ट्राइंगल है जिसका ए वर्टेक्स है जी हमारे पास -1,3, ठीक है, और बी वर्टेक्स है हमारे पास 2,-1, और सी वर्टेक्स है हमारे पास 0,0, सी वर्टेक्स है हमारे पास 0,0। हमें तीनों इक्वेशन नहीं निकालनी है, हमें तीनों इक्वेशन नहीं निकालनी है। सर इन सेंटर भी तो यही था, अरे यार गधेड़े, इन सेंटर ये थोड़ी ना था, इन सेंटर एंगल का बाइसेक्टर था भाई। सरकम सेंटर परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉ करते थे लेकिन वो बाइसेक्टर था, मिड पॉइंट पे जाके कट करता है। ये जस्ट परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जाके कट करे, मिड पॉइंट यहां भी हो सकता है। कमाल करते हो, इसलिए मैंने बोला था सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते ही ये सरकम सेंटर बन जाएगा, सीधा परपेंडिकुलर लिखते ही ऑर्थो सेंटर बन गया, और अगर सीधा बाइसेक्टर लिखते ही ये सेंट्रोइड बन गया। छोटा छोटा डिफरेंस है भाई यही। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, याद रखना जो तरीका मैं आपको बताऊं आपको वही फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे को कम से कम टाइम मेरा यूज हो, मैं नहीं चाहता फालतू का रफ वर्क करना, तो कम से कम मेरा टाइम वर्क यूज हो, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ए बी सी 3 पॉइंट है, आप इस ए लिख लो पहले, यहां पे ए लिख लो, ए कितना है -1,3। उसी के साइड में यहां पे बी लिख लो, बी कितना है 2,-1। इसके साइड में यहां लिख लो स्लोप, इसके साइड में यहां लिख लो स्लोप। ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना। मैंने क्या किया, मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, ए बी सी, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, अपना रफ काम निकलवाया जी। कैसे करा, मैंने पहले ए लिख लिया, उसके बगल में यहां बी लिख लिया। आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हो, लेकिन आप एक पैटर्न फॉलो करो, कभी गलत नहीं होगा। मैंने ए लिख लिया और बी लिख लिया, ठीक है, साथ में यहां लिख दिया स्लोप, यहां भी लिख दिया स्लोप। अब आपको क्या करना है, पहले आपको बी और सी का स्लोप निकालना है। क्या आएगा बी और सी का स्लोप, y2 - y1 0 - -1 डिवाइड बाय x2 - x1 0 - 2, तो आया 1/-2, तो माइनस का 1/2, यही आया ना स्लोप, सही है। बी और सी का स्लोप मैंने निकाल दिया, ए के सामने वाली साइड का स्लोप निकाला, याद रखना कितना आया, बी सी लाइन का स्लोप वही सेम -1/2 आया, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, यही फॉर्मूला होता है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। इस फॉर्मूले के यूज से सही निकाला मैंने, कितना आया स्लोप -1/2। इसका उल्टा और नेगेटिव, उल्टा कर दो मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और नेगेटिव करोगे 2 आएगा, यहां लिख दो, लिख दिया। अब सेम तरीके से आप ए सी का स्लोप निकालो, वही y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया -3। इसका उल्टा और नेगेटिव, उल्टा करोगे माइनस का 1/3, नेगेटिव करोगे प्लस का 1/3, यहां लिख लो बस। अब इक्वेशन निकाल लो, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y - y1 स्लोप x - x1, y - 3 इज इक्वल टू 2x + 2, तो आया 2x माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी y - y1 इज इक्वल टू 1/3 x - x1, तो आया 3y प्लस में 3 इज इक्वल टू x - 2, तो आया x - 3y, इसको इधर ले माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 6x माइनस का 3y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेते हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कैंसल, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 20 डिवाइड बाय 5 माइनस का 4, x की वैल्यू -4 आ गई, ये यहां पुट कर दो, माइनस का 4 माइनस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -3, और तो सेंटर आ गया। इतना काम तो करना पड़ेगा बेटे, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है किसी भी टाइप का, कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं है किसी भी टाइप का, ये सब ताम झाम करना पड़ेगा आपको। ये कम से कम है, ये कम से कम है मेरे भाई, याद रखना, ये कम से कम है, ज्यादा नहीं है ये चीजें कम से कम है। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग, क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो ये रहा, ये रहा, यहां लिखो 0,0 2, -1 1,3 ए बी सी, ट्राई करके देखो, शाबाश। अरे नहीं लगेगा भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस तो करो मेरे भाई,
प्रैक्टिस तो करो, क्वेश्चन देखते ही पहले ही हार मान लेते हो। नहीं लगेगा मेरे दोस्त टाइम, रुक जा, सब्र कर। ए क्या दिया हुआ देख, ए है 0,0, y2 माइनस y1 4 आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस 1 आएगा, माइनस का 4 उल्टा और नेगेटिव, प्लस का 1/4, देख लिख दिया। y माइनस 0 1/4 x माइनस 0, तो आएगा 4y इज इक्वल टू x। एक इक्वेशन आ गई। कहां टाइम लगा बता मुझे, कहां टाइम लगा बता। सेम ये रफ है ना, y2 माइनस y1 3 आएगा, x2 माइनस x1 1 आएगा, तो कितना आएगा 3। तो b पॉइंट क्या है मेरा, b लिखना है मुझे, 2 माइनस 1, कितना आया 3, उल्टा और नेगेटिव माइनस 1/3, तो y प्लस 1 माइनस का 1/3 x माइनस 2, ये आएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 2, उठा के इधर लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस में 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, सही है ना। अब आपस में सोल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, x की वैल्यू 4y यहां पुट कर दो, तो 4y प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस का 1/7, y की वैल्यू यहाँ माइनस का 4y आ गया ना। बी ऑप्शन देखो, हाँ तो क्या देखो सोल्व तो हो गया। कितने बच्चों ने कमेंट कर दिया बी ऑप्शन, देख लो कहाँ टाइम लगा है, कहाँ टाइम लगा है मुझे बताओ। सारी माइंड की कैलकुलेशन है ये। पिछले में तो मैंने पूरा डिटेल से चलाऊं भाई, आपको निकाल के बताया। ये देखो, मैं ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, लिखने की जरूरत थोड़ी ना। आप ये देखो ना, y2 माइनस y1 4, x2 माइनस x1 माइनस 1 उल्टा और नेगेटिव, प्लस का 1/4 लिख दिया, प्लस 3 आया उल्टा और नेगेटिव, माइनस 1/3 लिख दिया, पॉइंट लिखा, इक्वेशन पॉइंट स्लोप पता है, इक्वेशन दोनों को आपस में सोल्व करके मेरा ऑर्थो सेंटर आ गया। देखो आप, हाँ देखो कितने बच्चों ने कमेंट कर दिया। ठीक है ना, डन है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, शाबाश, फटाफट सोल्व करके देखो, शाबाश। क्या आएगी बातचीत, देखो डन कर दो। 52 पे स्टार्ट किया हमने, ये लो 0,0 8,0 4,6, मैंने लिखा a पॉइंट 0,0 स्लोप y2 माइनस y1 6 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 माइनस का 4, तो माइनस का 3/2 उल्टा और नेगेटिव 2/3। b पॉइंट क्या है मेरा 8,0, अपोजिट y2 माइनस y1 6 डिवाइड बाय 4 3/2 मतलब माइनस 2/3, माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 स्लोप 2/3 x माइनस x1 0, तो 3y इज इक्वल टू 2x। एक इक्वेशन आ गई, y माइनस y1 माइनस 2/3 x माइनस x1, तो आया 3y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में 16, 3y को मैं 2x लिख सकता हूं, तो आया 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में 16, 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे, 12 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 6, सॉरी x की वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे, तो 3y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8/3, तो 4,8/3, 4,8/3 ए ऑप्शन। ये लो, एनडीए एस्पिरेंट के नाम से एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया, मेरे से भी पहले सोल्व कर रहा है, 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट से भी कम टाइम लगा है, 52 पे 52 मिनट हो चुके थे। ये लो, 2 मिनट भी नहीं लगे हैं बेटे, पूरा देखो 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, और जब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी और तो आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। बस इतना ज्यादा क्या हो गया बताओ मुझे, देखो हो तो क्या, देखो 2 मिनट, अभी भी वो चौपन बैठे हैं, तो 2 मिनट से भी कम टाइम में सोल्व हो जाता है। देख तनुज, तूने खुद ही कमेंट किया बेटे, देख तूने खुद कमेंट किया आंसर, थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि सर लेंथ ही जाएगा। बता मुझे, अपने आप पे विश्वास रखो। देखो सबका आंसर आ गया, कितने सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सही है ना। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं फटाफट, फिर मैं बताता हूं इनका यूज कैसे करना है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, इफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, देन अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, देन ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बार लिख लो आप, इफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, देन सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। इनके एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। एक बार आप लिख लो, इफ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन
सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर आर ऑलवेज आइडेंटिकल। ऑलवेज आइडेंटिकल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका जो सेंट्रोइड होता है, आपका जो सर्कम सेंटर होता है, आपका जो इन सेंटर होता है, आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है, चारों ही सेम ही आते हैं, चारों ही सेम ही आते हैं। देखो हमने एक एग्जांपल किया था, देखो ये एग्जांपल देखो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर आई थी। देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों साइड्स बराबर हैं क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सेम है। अच्छा, ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर है तो ये कैसा ट्राइंगल बना? आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने क्या निकाला? इन सेंटर निकाला 1,1/√3। आप इसका ऑर्थो सेंटर निकाल के देखो, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस में y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। आप देखो इसका सेंट्रोइड भी सेम आएगा। आप इसका ऑर्थो सेंटर निकालोगे ना, वो भी 1,1/√3 आएगा, और आप इसका इन सेंटर निकाल रहे हो वो भी 1/1,√3। आप इसका सर्कम सेंटर 1,1/√3 से ए बी सी तीनों का डिस्टेंस निकाल के देखो, सेम आता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये चारों ही चीजें सेम हो जाती हैं, चारों ही चीजें सेम हो जाती हैं। तो अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर आपसे पूछा है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपसे पूछा है क्या चीज पूछी है, मान लो ऑर्थो सेंटर पूछा है, तो आप सेंट्रोइड निकाल लो, क्योंकि चारों ही बराबर है, तो ऑर्थो सेंटर निकालो या सेंट्रोइड, वो आएगा तो सेम ही। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, if a triangle is isosceles triangle, then centroid, circumcenter, incenter and orthocenter are always lie on सेम लाइन। मतलब ये चारों ही हमेशा क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट, जब आप सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर निकालोगे, ये चारों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब ये चारों कोलिनियर हो जाएंगे। ये सारे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसा बनता है, बाकी ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ये सीक्वेंस याद रखेंगे आप, आर ऑलवेज कोलिनियर। ट्राइंगल आपका कैसा मर्जी हो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। ट्राइंगल आपका कैसा मर्जी हो, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, आप ऑलवेज कोलिनियर। ऑलवेज कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, पहले ऑर्थो सेंटर आएगा, ये चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस याद रखना, पहले ऑर्थो सेंटर आएगा, फिर आएगा आपका सेंट्रोइड, और फिर आएगा आपका सर्कम सेंटर। क्या आएगा? सर्कम सेंटर। और जो सेंट्रोइड होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी ध्यान रखना। जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैं इन पांचों पॉइंट से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताता हूं कि इन पांचों पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल कैसा आता है और किस तरीके से उनको करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे जी। अब एग्जांपल पे बढ़ते हैं, जैसे ये एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल, ठीक है। आप एक काम करेंगे, ये मैंने ऐसे आपको मैंने कल डे 1 बताया था, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स हो गया हमारा, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। क्या इसका डायग्राम बना सकते हैं आप? मुझे बता सकते हैं x इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 4 कैसी लाइन बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 कैसी लाइन बनेगी? डायग्राम बना सकते हो? मुझे बता सकते हो? क्या x इज इक्वल टू 3 ऐसी लाइन बनेगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी? मुझे बताओ, सही लाइन बनाई है मैंने, x इज इक्वल टू 3 यही लाइन बनेगी। क्या y इज इक्वल टू 4 ऐसी लाइन बनेगी? क्या y इज इक्वल टू 4 ऐसी लाइन बनेगी जो आपकी x एक्सिस के पैरेलल हो? हाँ या ना? क्या मुझे तीसरी लाइन बनाने की जरूरत है? क्योंकि यही दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यही दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तीसरी लाइन जो है वो हमारी कुछ ऐसी जाएगी, ये लाइन है हमारी 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? और राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? यहाँ पे x 3 है और y कितना है? 4 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ राइट एंगल बन रहा हो, मतलब वो पॉइंट जहाँ 90 डिग्री बनेगा, वो पॉइंट है 3,4, डी ऑप्शन। अभी 6:30 हो जाता है 10-15 मिनट। कितने बजे क्लास कह रहे थे?
कोई बात नहीं। हाँ जी, इसके लिए आपको ये देखना है कि कौन से कहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, किस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। चलो एक काम और करते हैं, ये तो सर आप x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू a, तो ये तो सीधी सीधी लाइन बन गई, इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये तो सबसे सब पता चल गया है ना। लेकिन सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो एक काम आसान कर लेता हूँ, जो मैं बोलूँ वैसे वैसे करते जाओ आप, ठीक है। पहले अपनी रफ नोटबुक पे पहली लाइन लिख लो, यहाँ पे ऐसे करके पहली लाइन लिखो, पहली लाइन इज इक्वल टू 0, इसी के नीचे दूसरी लाइन लिख लो, क्या दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसी के नीचे तीसरी लाइन लिख लो आप 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ऐसे तीनों लाइन लिख लो। तरीका बता रहा हूं मैं आपको, पहले बता रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है। तीनों लाइन लिख ली बच्चे, शाबाश, बताओ लिख ली। पहली लाइन जो आपने लिखी इसके सामने इसका स्लोप लिख लो आप, m1 लिख लो उसको स्लोप, दूसरे के सामने दूसरी का स्लोप लिख लो आप, m2 लिख लो, तीसरी के सामने तीसरी का स्लोप लिख लो आप, m3 लिख लो, तीनों का स्लोप लिख लो। और मुझे बताओ कि क्या कोई दो का स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना दो लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ इन तीनों में से किसके स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, मतलब 1 2 3 में से कौन कौन से की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, या मुझे बताओ 1 2 3 में से कि 1 और 2 परपेंडिकुलर है, या 2 और 3 परपेंडिकुलर है, या 1 और 3 परपेंडिकुलर है। शाबाश, बताओ कौन सी दो आपस में परपेंडिकुलर है, कौन सी दो परपेंडिकुलर है, शाबाश। वन और 3 परपेंडिकुलर है सर। अच्छा 1 और 3 परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है ना कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये एक लाइन ये, एक लाइन है 4x माइनस का 7y प्लस में 10 और दूसरी लाइन है 7x प्लस में 4y इज इक्वल टू 15। तो तीसरी लाइन ऐसे जाएगी जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब राइट एंगल बनेगा, हाँ या ना, राइट एंगल बनेगा तो जहां 90 डिग्री बनेगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो राइट एंगल बनेगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहां 90 डिग्री बनेगा, यहां 90 डिग्री बनेगा मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, और इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व करके। तो जब आप सोल्व करोगे किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करने पर जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है ना। हिट एंड ट्राई लगा लो, जो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, हिट एंड ट्राई बेस्ट है। ए कैसे आएगा, अच्छा प्लस का 10 इधर है क्या, सॉरी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इस साइड था। चलो अब देखते हैं ए ऑप्शन आ रहा है क्या, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए ऑप्शन सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन सेट है मामला। भाई अगर राइट एंगल ना होता तो फिर आपको तीनों पॉइंट निकालने पड़ते, पहले फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते तो वो ए वर्टेक्स आता, सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करते बी वर्टेक्स आता, फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करते सी वर्टेक्स आता, तीनों वर्टेक्स निकाल के फिर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ता। ए आंसर है बेटे, सही है, ए सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट को भी और थर्ड को भी, ए कर रहा है बेटे फर्स्ट को भी थर्ड को भी। ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा भाई, लेकिन पहले मेरे लिए राइट एंगल ट्राइंगल ऑप्शन बेस्ट है ना, मैं चेक तो कर लूं। मान लो आपने राइट एंगल ट्राइंगल चेक नहीं किया, मान लो चेक नहीं किया तो आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया जबकि सोल्व करने की जरूरत नहीं, वो तो बेवकूफी हो गई ना, वो तो बेवकूफी हो गई। पहले मैंने मेरे फायदे के लिए ये चेक किया कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो मुझे उन्हीं दो लाइन को सोल्व करने की जरूरत है जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, बाकी को सोल्व मैं क्यों करूं। अगर राइट एंगल नहीं है तो फिर वो मेरी मजबूरी है कि मुझे तीनों को आपस में सोल्व करके पहले वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे और फिर वर्टिसेस की हेल्प से मैं ऑर्थो सेंटर निकालूंगा। समझे नहीं समझे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या गिवन है, जो जो गिवन है वो लिख लो। पहले जी ऑर्थो सेंटर गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, पूछा क्या है सर्कम सेंटर। तो पॉइंट नंबर 5 जो मैंने आपको लिखवाया, पहले ऑर्थो सेंटर आता है, पहले ऑर्थो सेंटर आता है, ऑर्थो के बाद सेंट्रोइड आता है वो है जी आपका 3,3, उसके बाद सर्कम सेंटर आता है जिसको मैं x, y मान लेता हूँ। मुझे पता है कि जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। निकाल लो सेक्शन फॉर्मूले से x, y, शाबाश, बताओ क्या आएगा, निकालो सेक्शन फॉर्मूले से x, y, बताओ क्या आएगा। वही 3 इज इक्वल टू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2x, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -3 डिवाइड बाय 2 + 1, तो आएगा 9 इज इक्वल टू 2x - 3, यह आएगा 12 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। सेम 3 इज इक्वल टू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 बाय प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 डिवाइड बाय 2 + 1, वही 2y + 5 इज इक्वल टू में 9, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, पॉइंट आया 6,2, 6,2 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। धन्य मामला, जो पॉइंट धन्य मामला, जो पॉइंट नंबर 5 है उसका यूज इस तरीके से करना है।
द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। डायग्राम बनाना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके डायग्राम बनाना। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। डायग्राम बनाओ और चेक करो कहाँ राइट एंगल बनेगा। 0,0 पॉइंट तो ये हो गया, सही है ना। 0,a तो ये पॉइंट बनेगा सर। b,0 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 ये पॉइंट बनेगा। तीनों को जब आपस में ज्वाइन करोगे, तीनों पॉइंट्स को आपस में जब ज्वाइन करोगे तो ये एक बना राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां 90 बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर तो बन गया जी 0,0। राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है, जो हाइपोटेनियस बनेगी, हाइपोटेनियस ही है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या आएगा, b/2, a/2, तो ये बन गया जी सर्कम सेंटर, वो है जी b/2, a/2। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, तो आएगा अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर b²/4 प्लस में a²/4, ये आएगा अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइड बाई 4, तो ये आया अंडर रूट a² प्लस में b² डिवाइड बाई कितना 2, सही है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन है। नेक्स्ट दो टॉपिक बचते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनको डिस्कस कर लेते हैं। डन है फिर हमारा मामला, कोई टेंशन नहीं है। लेट कर लेते हैं हम। ए हमारे पास x1, y1, बी है हमारे पास x2, y2 एंड सी है हमारे पास x3, y3। सी हमारे पास x3, y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो ABC हमारे पास एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये बनेगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नोट बना के लिखना। इफ ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ABC हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर ABC हमें कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 बनने वाला है। तो आपको 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, ठीक है, और आपसे बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए कितना है, तो फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेट दिस, और अगर वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है बेटे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। डन है बातचीत। फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करें, शाबाश। देखो डिटर्मिनेट नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई रिजल्ट आए तो उसको मोड में लिख देना, पॉजिटिव बना के, उसका मोड बना देना पॉजिटिव बना के। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ABC हमें गिवन है बेटे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। निकालो, शाबाश, सोल्व करो फटाफट अपनी अपनी नोटबुक पे। यह आएगा 1/2, यह आएगा माइनस का 4, यह आएगा 2 + 3 माइनस का 1 इंटू में, ये हो गई कॉलम। यह आया 1 - 4 प्लस का 1 इंटू में, यह आया -3 माइनस का 8, यह आया 1/2, यह आया माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 11, यह आया 1/2 माइनस का 28, यह आया माइनस का 14। लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है तो मोड लगा के लिख देंगे प्लस का 14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बताओ शाबाश, क्या आएगा जी आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, आपने रिक्वेस्ट कर लेंगे। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट है, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है जी। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 1/2 डिटर्मिनेट इक्वल में कितना 0, माइनस का 2 माइनस का 5 2 - 2 8 a 1 1 1, ये 1/2 तो जाके 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेट निकालो, माइनस का 2 इंटू में, ये रो कॉलम, माइनस का 2 माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 5 रो गई कॉलम, ये आएगा 2 - 8 और ये आया 1 इंटू में, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 2a माइनस माइनस प्लस का 16 इज इक्वल टू 0।
ये आया माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 2a और ये माइनस का 6 माइनस का 30 प्लस का 2a प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 2a 4a 20 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आया 4a इज इक्वल टू में 10, तो a इज इक्वल टू 10/4 5/2 5/2 b इज द राइट आंसर। 5/2 b इज द राइट आंसर। सर मैंने पिछले बैच से कार्टेशियन कर लिया है, अच्छा कोई बात नहीं। तो मुझे अब जो मैं लिखवाऊंगा वो बताना पिछले बैच में लिखवाया था क्या। इसको अभी हम करेंगे, इसको अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूं, फटाफट लिखना आप, फटाफट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, लेट ax1 y1 bx2 y2 और cx3 y3 एंड dx4 y4 be the vertices of quadrilateral A B C D। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, एक शेप पे मत जाना, मैं पहले बता रहा हूं, जिसका एक वर्टेक्स है x1 y1 और एक दूसरा वर्टेक्स है x2 y2 और एक तीसरा वर्टेक्स है x3 y3 और एक फोर्थ वर्टेक्स है x4 y4। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है मेरे दोस्त, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो बहुत लेंथी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ लेते हैं। कैसे? इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ लेते हैं, ये लो, दो ट्राइंगल में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। दो ट्राइंगल में तोड़ लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया ये वाला ABC, एक ट्राइंगल ABC बना, और एक ट्राइंगल मैंने ये वाला बना लिया, कौन सा, ADC। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के अगर हम जोड़ दें, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के अगर हम जोड़ दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है, एरिया ऑफ ABCD, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सही है। ट्राइंगल का एरिया निकालना अभी हमने सीखा है। A, B और C तीन वर्टेक्स है, एरिया निकाल सकते हो। A, D और C तीन वर्टेक्स है, एरिया निकाल सकते हो। दोनों का एरिया हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया में सीधा डिटरमिनेंट यूज होता है, इसलिए वो आसान है। क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना बहुत ही मुश्किल है और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। डन है, डन है ना। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे जी, क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मामला ओम प्रकाश हो गया बेटे। अब मैं आपको, ये तो हो गया कि सर जब हमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके चारों वर्टेक्स हमें गिवन है तो एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखो, दूसरा पॉइंट, इफ टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन। याद रखना, एक रेक्टेंगल है, अब मैंने आपको साफ साफ लिख दिया। अब आपका जो क्वाड्रिलेटर है वो कैसी फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और आपको क्या गिवन है, दो अपोजिट वर्टेक्स आपको गिवन है। तो अगर किसी रेक्टेंगल के सिर्फ दो अपोजिट वर्टेक्स आपको गिवन है, मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये आपको अपोजिट वर्टेक्स है, आपकी अपनी मर्जी है, कैसे भी बना लो। मान लो A गिवन है x1 y1 और अपोजिट मतलब फिर आपको C गिवन होगा, वो है जी x3 y3, इस तरीके से। B गिवन आपको नहीं है, D गिवन आपको नहीं है, आपको दो अपोजिट वर्टेक्स गिवन है, एक A गिवन है, एक इसके सामने वाला आपको गिवन है, सिर्फ अपोजिट वर्टेक्स गिवन है आपको। देन आपका जो एरिया बनेगा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ y3 माइनस में y1 मल्टीप्लाई में x3 माइनस में x1, y3 माइनस में y1 मल्टीप्लाई में x3 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स आपको गिवन हो तो। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, इफ टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर गिवन। अगर किसी स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स गिवन है आपको, डायग्राम बना देता हूं, ये स्क्वायर है जी, अपोजिट वर्टेक्स गिवन है, मतलब A गिवन है x1 y1 और C गिवन है x3 y3। कोई भी दो अपोजिट ले लो, आपकी अपनी मर्जी है यार, अपोजिट बोला है तो मैं A और C ले लेता हूं। देन आपका गिवन है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा हाफ ऑफ, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, x3 माइनस x1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 का स्क्वायर,
हाफ ऑफ x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका जब आपको स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स गिवन होते हैं। याद रखना, जब आपको स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स गिवन होते हैं तो आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है वो ये बनेगा जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर गिवन। अगर आपको एक स्क्वायर की अपोजिट साइड्स गिवन है, ये रहा स्क्वायर, अपोजिट साइड गिवन है, मतलब एक साइड ये गिवन होगी आपको, साइड की इक्वेशन गिवन होगी, और एक साइड ये गिवन होगी आपको। एक बात बताओ, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है कि नहीं होती? हाँ या ना में मुझे बताना, जवाब देना शाबाश। जो स्क्वायर होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं तो क्या वो पैरेलल होती हैं? क्या अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं? और आप याद होना चाहिए कि जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो उनमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है कांस्टेंट। एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो सेम रहता है, लेकिन कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट होता है। ए एक्स प्लस बी वाई दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप तभी तो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो स्लोप बराबर होंगे। तो ये माइनस का ए बाई बी, ये भी माइनस का ए बाई बी, तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। देन उस केस में एरिया ऑफ स्क्वायर रहता है C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। C1 माइनस में C2, याद रखना ए एक्स और बी वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, इसका होल स्क्वायर आपका रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। डन है। अब मुझे आप फटाफट आंसर देंगे। मैंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose two opposite vertex are 2,5 and 0,9। शाबाश, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है आपको, क्या गिवन है बच्चे? एक रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स गिवन है 2,5 और एक गिवन है 0,9। अपोजिट गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर? मॉडुलस y2 माइनस y1 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई में वही x2 माइनस x1 0 माइनस 2 का मोड, यह आएगा जी 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, मतलब माइनस का 8 का मोड कितना? 8। कितना आया? 8। बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। x और y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिफरेंट नहीं है, याद रखना, सेम ही है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे x और y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। फिर कंपेयर करना C1 C2 के साथ C2 C, फॉर्मूला यूज करो और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, मुझे आंसर बताना। सेकंड को 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 2x और 2y और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। C1 और C2 एरिया हमारा होगा C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 4 डिवाइड बाय रूट 8 का होल स्क्वायर, ये आएगा 16 डिवाइड बाय 8 मतलब 2 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 2 आएगा। होल स्क्वायर है सत्यम यादव, होल स्क्वायर है, 2 आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड
4x प्लस में 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप बराबर है। देख लेना किसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, शाबाश। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, चेक कर लेना किसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। पैरेलल तो है ही क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर है। पैरेलल है इसका मतलब अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया है। देखो कोफिशिएंट सेम बना लेना, अगर किसी चीज की कमी लगे कि मल्टीप्लाई करके कॉमन भी ले सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। कॉमन लोगे तो वो C2 आपका 5/2 बन जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एग्जैक्ट पॉइंट्स में बताना मुझे कितना आएगा, पॉइंट्स में बताना, ठीक है। 32 डिवाइड बाई 5 पॉइंट्स में बताना, एग्जैक्ट आंसर बताना पॉइंट्स में कितना आएगा, कितना आएगा पॉइंट्स में। 121 डिवाइड बाई 20, 121 डिवाइड बाई 20, पॉइंट्स में बताओ कितना आएगा। सर ये है 2x प्लस वाई, ये है 4x प्लस 2y। कोफिशिएंट पहले सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x प्लस में 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और ये है 4x प्लस में 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ स्क्वायर ये आएगा C1 माइनस में C2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आया माइनस का 11 डिवाइड बाय रूट 20 का होल स्क्वायर। तो ये आया 121 डिवाइड बाय 20, 121 डिवाइड बाय 20, 121 डिवाइड बाय 20। यार प्लस माइनस की मिस्टेक क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या। सीधा सीधा तो फॉर्मूला है यार, इसमें क्या गलती कर रहे हो यार तुम। पहले गया 6 पे 120, फिर 0.0, फिर 0.5, 6.05, 6.05, 121 डिवाइड बाई 6.05। डिवाइड करना नहीं आता क्या, वापस से स्कूल करके आओ। 6.05 C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिक्स पॉइंट जीरो फाइव, 6.05 आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुश्किल क्वेश्चन है क्या। जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, करनी क्यों है जल्दबाजी, मैंने तो पूरा टाइम दिया था, मैंने ये बोला था फटाफट करो, आंसर निकाल लेते हैं। चलो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, देन उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद बचे हुए चैप्टर बाइनोमियल, मोनोमियल करवा दिया जाएगा। ठीक है जी।